पिछली क्लास में मैंने आपको दो प्रैक्टिकल समझाए थे क्लास 12 के लिए। और पहला प्रैक्टिकल जो मैंने आपको समझाया कि हाउ वी कैन आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। तो डीएनए के फ्रेगमेंट कैसे हमने चिल्ड इथेनॉल में प्रेसिपिटेट किए थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जनरली प्रैक्टिकल में आता ही आता है, पूछते हैं। हमारे दो कोर एक्सपेरिमेंट थे। पहला था डीएनए आइसोलेट करना, और दूसरा जो मैंने आपको समझाया था, और दूसरा जो हमारा प्रैक्टिकल था वो था कि सैलाइवरी एमाइलेज के ऊपर पीएच वैल्यू का क्या इफेक्ट होता है, सैलाइवरी एमाइलेज का। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे कंप्लीट थे। इन दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिकल आपको आपके मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा। दो कोर में से एक आना है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आज हम देखते हैं थोड़ा माइनर प्रैक्टिकल कौन सा आएगा। तो इस बार के सिलेबस में हमको दो माइनर प्रैक्टिकल लिखे हैं। पहला है पीएच एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। एक तो ये है पहला प्रैक्टिकल। और दूसरा जो यहाँ पे आएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बाद, अभी चूंकि मैं सभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये वाला प्रैक्टिकल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा, हालांकि मैं आपको बता दूं, वो स्लाइड प्रिपरेशन का है। स्लाइड प्रिपरेशन का तो अलग ही है। हमारा एक तीसरा क्वेश्चन बनता है, एक है पोलन जर्मिनेशन ऑफ स्लाइड, या तो वो आएगा, नहीं तो फिर हमारा आएगा हमको ऑनियन रूट टिप से माइटोसिस के लिए एक स्लाइड बनाना है। तो स्लाइड प्रिपरेशन में मैं आपको उसे समझाऊंगा। पहले आज हम ये वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं कि हम सॉइल सैंपल के लिए पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं और उस सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। ये सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है सॉइल की। ये सॉइल कहाँ से लाना है और कैसी होनी चाहिए सॉइल। हम यहाँ पर देखिए, वैसे तो 3 सैंपल अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें प्रैक्टिकल में करके भी दिखाना है, हम केवल 2 सैंपल यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से अपना एक्टिविटी पूरा कर पाए। एक हम लाएंगे रोड साइड सॉइल। रोड साइड सॉइल ये कहाँ मिलेगी हमको? देखिए, जो हम रोड के किनारे पे चलते हैं तो हम देखते हैं उसके आजू बाजू दोनों साइड में, रोड के बाहर जो सॉइल है वहाँ जो पाउडर है, जो एक तरह से डस्ट टाइप का जो पड़ा हुआ है, वहाँ से हमको लगभग आधा किलो सॉइल पॉलीथीन में भर के लाना है। हाँ, लगभग 500 ग्राम आप ले आइए। हमको तो कम जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन इतना आपको कलेक्ट करके लाना है एक पॉलीथीन बैग में। रहता है ना, जहाँ पे ट्रैफिक चलता है उसके आजू बाजू जो सॉइल पड़ी रहती है, थोड़ा भूरा पाउडर जैसा रहता है, बस उसको लेके आना है। दूसरा हमको लाना है गार्डन सॉइल। तो गार्डन में किसी भी पेड़ के नीचे आप चले जाइए और वहाँ पे जो काली काली मिट्टी सी होती है, थोड़ा मॉइस्चर उसमें होता है, वो मिट्टी भी आप लगभग आधा किलो 1 किलो पॉलीथीन में लेके आ जाइए, ठीक है। ये दोनों सैंपल आप ले आए, एक रोड साइड सॉइल ले आए और एक गार्डन सॉइल आप ले आए। गार्डन कोई बगीचे में चले जाइए, पेड़ों के नीचे का जो वहाँ मिट्टी है, थोड़ा काला काला ह्यूमस उसमें है, वहाँ से आप थोड़ा मिट्टी कलेक्ट करके ले आइए। सबसे पहले जब आप इनको पॉलीथीन में लेके आए तो पहले इनको एक पेपर, एक अखबार लेना है और अखबार के ऊपर इनको फैला देना है। पूरी मिट्टी को आपने फैला दिया। उसमें जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं उन सबको छांट लेना है, बीन लेना है और उनको निकाल कर अलग कर देना है। केवल मिट्टी मिट्टी आपके पास इस पे रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई छलनी लगा के साफ करना है, ऐसा नहीं है। मोटे मोटे जो भी पार्टिकल्स हैं उनको आप हटा लीजिए, और लकड़ी वकड़ी कुछ उसमें है या कुछ कंकड़ पत्थर है उन सबको हटा लीजिए और इसको लैब में छोड़ दीजिए 2-3 दिन के लिए।
हाँ, आप इनको धूप में भी रख सकते हैं। अखबार एकदम ड्राई करना है आपको, बिल्कुल सॉइल एकदम ड्राई करना है, ऐसा उसमें पानी होना ही नहीं चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी निकालने वाले हैं। तो पानी का कंटेंट बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। नियम तो ये बोलता है कि जो भी सॉइल सैंपल आप लेके आए उसको ओवन में रखिए, ओवन में उसका पूरा वेपर आप निकाल दीजिए। गर्म करना पड़ता है, लेकिन हम इसको धूप में अखबार के ऊपर बिछा के भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ड्राई कर लीजिए सॉइल, ये आसानी से हो जाएगा। अखबार के ऊपर डली है, जब ये सूख जाएगी तो फिर इसको लैब में लेके आएंगे और लैब में हम पॉलीथीन में इसको रखेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। सॉइल हमको मिल गया। अब चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले पीएच वैल्यू। ये जो सॉइल हम लेके आए इसका पीएच वैल्यू हमको निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए आपको एक बीकर लेना है। चूंकि 2 सैंपल लाए तो आपको 2 बीकर लेना है। ये आपका बीकर हो गया, ये आपका इधर भी एक बीकर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बीकर में लेना है 100 ml डिस्टिल वाटर। इसमें कितना लेना है, 100 ml क्या लेना है, डिस्टिल वाटर। ध्यान देना ये आपका डिस्टिल्ड ही होना चाहिए, नल का पानी मत ले लेना, क्योंकि नल के पानी की पीएच वैल्यू खुद ही अपने आप में अलग होती है, और डिस्टिल वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो एकदम न्यूट्रल होती है, 7 होती है। तो आप जब पीएच वैल्यू वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको डिस्टिल वाटर ही यूज करना है, इस बात का खास ध्यान देना है। नल का पानी यूज करोगे तो नल के पानी की पीएच वैल्यू आपके सॉइल के साथ आ जाएगी। हमको निकालना किसका है, सॉइल का पीएच निकालना है। तो ठीक है, 100 ml इसमें पानी भर लिया, 100 ml इसमें पानी भर लिया, 100 ml डिस्टिल वाटर, 2 अलग अलग बीकर। अब जो आपके पास 2 सॉइल सैंपल हैं, एक आपका रोड साइड का है और एक आपका गार्डन सॉइल का है। ठीक है, गार्डन का। अब ये एकदम ड्राई आपने कर रखा है, इसमें से 1 टीस्पून, 1 चम्मच अंदाजे से जितना मिट्टी इसमें से ले रहे हैं वो 1 चम्मच मिट्टी लेकर इसमें आप डाल देंगे। ये मान लीजिए रोड साइड की है, इसको ए बी कर नाम दे दिया, और जिसमें हम गार्डन का सॉइल डालेंगे उसको हमने बी नाम दे दिया। 1 चम्मच जितना मिट्टी इसमें से लिया उतना ही मिट्टी अगली बार इसमें से लेना है और वो इसमें डाल देना है, और बढ़िया से चम्मच से एकदम सॉइल को इसमें हिला दो, बढ़िया से घोल दो। दोनों में वो मिट्टी घुलेगी। आप बोलेंगे सर मिट्टी तो घुलेगी नहीं, अरे भैया पानी में जो कुछ भी है वो मिक्स तो हो जाएगा ना। तो मिक्स करके फिर छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, लगभग 30 मिनट इन बीकर को उसमें अच्छे ढंग से सॉइल हिलाने के बाद छोड़ देना है, ताकि सॉइल जो है वो नीचे सेटल हो जाए, सेटलिंग हो जाएगा। ये आपका सॉइल नीचे आ जाएगा और पानी पानी ऊपर रह जाएगा। अब देखिए जितनी पीएच वैल्यू सॉइल की थी वो पीएच वैल्यू इस पानी की भी हो गई है। ध्यान देना, ये पीएच वैल्यू पानी की भी हो गई है उतनी ही। तो आपको क्या करना है, जब आधे घंटे में आपको लगे कि ये सॉइल बिल्कुल सेटल हो गई है, उस वक्त एक फिल्टर पेपर लेकर एक फनल में डालना है, फिल्टर पेपर यहाँ लगा देना है, और एक टेस्ट ट्यूब में हमको ये पानी छान लेना है। ध्यान देना मिट्टी नहीं आना चाहिए, पानी पानी इसमें छान लेना है। इसमें पानी डालेंगे तो फिल्टर पेपर से उछल के पानी इसमें आ जाएगा। तो ये ए टेस्ट ट्यूब का हो गया। ऐसे ही आपको बी टेस्ट ट्यूब के लिए भी करना है, और पानी इसमें छान के आप ले आए, सॉइल का पानी इसमें आ गया। अब क्या करना है, इस पानी की पीएच वैल्यू आप चेक कर लीजिए, और पीएच वैल्यू चेक करने के लिए हमारी लैब में इस तरह के एक पेपर की स्ट्रिप आती है जिसके ऊपर अलग अलग कलर बने हुए होते हैं, अलग अलग कलर बने होते हैं। यहाँ लगभग 7 है, इधर 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 14 तक पीएच चलता है, इधर आके आपका 0 तक पीएच चलता है। तो ये पीएच पेपर पे अलग अलग कलर के बैंड होते हैं, अलग अलग कलर इनका दिखाई देता है, आपने लैब में देखा भी होगा। एक स्ट्रिप आती है, उसमें से बस अंदर से पेज आप फाड़ते जाइए, निकालते जाइए स्ट्रिप, वो लगभग ऑरेंज कलर का एक पेज होता है, और उस पेज को एक पेज निकाला, एक आपने स्ट्रिप निकाला, इस पानी में आपने डुबो दिया, लगभग 2 से 3 सेकंड आपको पानी में डुबो के रखना है, और फिर एक सफेद टाइल लेना है, एकदम व्हाइट टाइल,
चीनी मिट्टी का टाइल आता है सफ़ेद वाला एकदम वाइट, वो आपने 2-3 मिनट इसमें जब आपने उस स्ट्रिप को डुबो दिया, डुबोने के बाद फिर उसको इस प्लेट के ऊपर रख दीजिए, इसके ऊपर उसको लिटा दीजिए इस तरह से। तो आपका यहाँ तक मान लीजिए वो स्ट्रिप पानी में भीगा है तो इसका यहाँ तक कलर चेंज हो गया होगा इसका। ऐसे ही आप इस वाले सॉल्यूशन से वो स्ट्रिप को डिप करके जब निकालेंगे उसको भी इसके बाजू में आप रख दीजिए इस टाइल के ऊपर, और उसका भी लगभग इतना पार्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये कलर चेंज हो जाएगा। आपका जो ये स्टैंडर्ड जो स्ट्रिप था उसके ऊपर जो कलर बने थे, बस उस कलर से इस चीज का कलर मैच करना है। सपोज ये जो आपका बी था, ये वाला ए था, तो ए आपका था रोड साइड सॉइल। आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो कहीं ना कहीं 7 से ऊपर जो कलर मौजूद हैं उनमें से किसी से मैच करेगा, 7 के ऊपर जाएगा, वो थोड़ा एल्केलाइन टाइप का होगा। लगभग ये 8 पे यहाँ पर जितना जैसा कलर था इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, हम बोलेंगे कि इसका पीएच वैल्यू 8 है। तो हमारा जो रोड साइड सॉइल है वो थोड़ा बेस साइड में जाएगा, लगभग 8 के आसपास उसकी पीएच आ जाएगी। बस यही रीडिंग करना है। जब आपने गार्डन सॉइल को देखा तो गार्डन सॉइल में एक्चुअली ह्यूमस होता है और ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड होता है, तो वो एसिडिक टाइप का इधर जो कलर बना हुआ है उस कलर से मैच करेगा आपका ये वाला कलर। तो ये सपोज आपका आ जाएगा 6 के आसपास, 6 या समथिंग जो भी है, ये एसिडिक कंडीशन में होगा। तो ये कलर चेक करके आपको लिखना है, कंक्लूजन आपको टेबल में लिखना है कि कौन से सैंपल का पीएच वैल्यू कितना आया, केवल ये कलर देखकर ही आपको डिसाइड करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल आप आसानी से कर पाएंगे, इससे और ज़्यादा आसान प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। लेकिन ये अकेला नहीं करना, इसके साथ हमको ऐड कर दिया जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब ये तो निकालो ही निकालो, लेकिन उसी सॉइल का, जो ये दोनों सॉइल सैंपल आपने लिए, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हमको बताओ। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, एकदम ड्राइड सॉइल लेना है, हमको एक फनल लेना है, इस तरह से फनल, और फनल को हमें रखना है एक मेजरिंग सिलेंडर में। यहाँ पर एक मेजरिंग सिलेंडर है, इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर अलग अलग लेबल लिखा हुआ है, नाप लिखा हुआ है। इस पे हमको फिल्टर पेपर लगा देना है, ये फिल्टर पेपर लगाए, ठीक है। अब क्या करना है, 100 ग्राम सॉइल, एग्जैक्ट वेट लेना, ना ज़्यादा ना कम। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन के ऊपर पहले एक पेपर रख दीजिए, फिल्टर पेपर, और उसको 0 पे सेट कर लीजिए। 0 पे सेट करना फिल्टर पेपर रखने के बाद। अब इसमें से चम्मच से आपको धीरे धीरे मिट्टी डालना है और इसको 100 ग्राम करना है। और 100 ग्राम जब ये हो जाए मिट्टी, तो फिर इस फिल्टर पेपर की मिट्टी को ट्रांसफर करके इसके ऊपर ड्रॉप कर देना है। देखिए, फिल्टर पेपर का वजन हमने पहले ही 0 सेट कर दिया था, ध्यान देना, केवल वो 100 ग्राम मिट्टी है और उस पूरी 100 ग्राम मिट्टी को हमने इस फिल्टर पेपर के ऊपर भर दिया, ठीक है, सिंपल। एक दूसरा मेजरिंग सिलेंडर और है, और वहां पर भी सेम हमने प्रोसीजर लगाया हुआ है। ये आपका एक फनल है, इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाया है। ये सपोज गार्डन सॉइल थी, तो अब रोड साइड सॉइल में से आपको 100 ग्राम लेना है। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि जो सैंपल आप ले रहे हैं वो बिल्कुल 100% ड्राई होना चाहिए, उसमें पहले से वाटर, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मॉइस्चर होगा तो फिर हमारा पानी का जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगा, हमको एकदम ड्राई चाहिए। तो रोड साइड सॉइल को भी आप 100 ग्राम वजन ले लीजिए और उस सॉइल को भी यहाँ पर आप डाल दीजिए इस फिल्टर पेपर के ऊपर। अभी एकदम सूखी ड्राई सॉइल है ये। 100 ग्राम इधर आ गई, 100 ग्राम इधर आ गई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मेजरिंग सिलेंडर से आपको 100 ml वाटर लेना है, इसमें पूरा मेजर करके लेना है और एकदम एग्जैक्ट रीडिंग पे आपको लिखना है कि ये 100 ml है। कम भी नहीं लेना, ज्यादा भी नहीं लेना, सही ढंग से रीडिंग लेना।
और 100 ml पानी इसके ऊपर डाल दो, धीरे धीरे इसको हिलाते इसको इसके ऊपर पूरा मिट्टी को आपको गीला करना है। पूरा गीला करते करते एक साथ पूरा 100 ग्राम में 100 ml पानी खर्च नहीं होगा, धीरे धीरे आप डालिए, बूंद 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 करके। देखिए जल्दीबाजी करेंगे तो पेपर फट जाएगा, पेपर फटेगा तो मिट्टी नीचे आ जाएगी। आपको क्या करना है, पूरी सॉइल गीला करना है और धीरे धीरे उसके पानी जो है वो फिल्टर होके टपकता जाएगा इसमें से, और धीरे धीरे आपको पूरा 100 ml पानी इसके ऊपर ड्रॉप करना है, कुछ भी एक बूंद भी नहीं बचाना है। 100 ml पानी धीरे धीरे इसके ऊपर ट्रांसफर किया और आपका काम इधर खत्म हो गया। फिर से दोबारा 100 ml पानी लीजिए और अब इसके ऊपर डालिए, पूरी मिट्टी को धीरे धीरे गीला करते जाइए। जल्दीबाजी करोगे तो पेपर फट जाएगा, मिट्टी में वजन है, पानी और उसने रोक लिया है मिट्टी ने, तो पानी का भी वजन बढ़ गया। तो धीरे धीरे आपको ये सब काम करना है और आप देखेंगे कि बूंद बूंद टपकते टपकते पानी किसी में तो यहां तक आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा, किसी में यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लेवल पे। अब आपने इधर भी 100 ml वाटर डाला, इधर भी 100 ml वाटर आपने डाला, दोनों साइड में, इधर भी 100 ग्राम सॉइल थी, इधर भी 100 ग्राम सॉइल थी। लेकिन आप देखेंगे कि रोड साइड सॉइल में चूंकि पार्टिकल्स की साइज बड़ी बड़ी है, थोड़े दाने मोटे मोटे साइज के हैं, जबकि जो गार्डन सॉइल है उसके जो सॉइल पार्टिकल्स है वो थोड़े छोटे छोटे हैं, उनमें ह्यूमस मिला है उनके अंदर और बहुत छोटी साइज के वो पार्टिकल्स है। तो दोनों सॉइल का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो काफी डिफरेंस है दोनों सॉइल में। तो जहां आपने रोड साइड, सपोज ये वाली है, रोड साइड में पानी आपने डाला तो 100 में से लगभग 60 ml पानी नीचे आ जाएगा और 40 ml जो पानी है वो इस सॉइल के पार्टिकल्स में रुक जाएगा। ये होल्ड हो गया, ये वाटर होल्ड हो गया 40 ml। 100 ग्राम सॉइल कैन होल्ड 40 ml ऑफ वाटर, ऐसे आपको रीडिंग आ जाएगा। और ये रीडिंग कब लेना है, जब इसमें से बूंद टपकना बंद हो जाए। जब तक बूंद टपक रही है तब तक टपक नहीं दीजिए, एक समय आएगा कि ये बूंद टपकना बंद हो जाएगा और 60 ml पानी नीचे आ जाएगा और ऊपर लगभग इस सॉइल के द्वारा 40 ml पानी ऊपर रख लिया जाएगा। ये पार्टिकल्स के बीच में अटक जाएगा, मिट्टी गीली हो चुकी है। इधर जब हमने डाला तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर केवल 40 ml ही नीचे आया, 60 ml पानी तो इसी ने होल्ड कर लिया। जिस सॉइल के पार्टिकल छोटी साइज के होंगे, जितने छोटे होंगे उतना ही ज्यादा पानी को वो होल्ड करके रख सकती है। बड़ी साइज के अगर पार्टिकल्स रहेंगे तो पानी को कम होल्ड करेगा, इसका पर्कुलेशन ज्यादा होगा और पानी नीचे आ जाएगा। पर्कुलेशन जिसका ज्यादा है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसका पर्कुलेशन कम होगा। तो ये एक्चुअली हमको अलग अलग टाइप की सॉइल में डिफरेंस कितना है ये हम मेजर इस एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं कि सॉइल कितना पानी होल्ड करके रख सकती है। जितनी चिकनी मिट्टी होगी, जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सॉइल उतना ही ज्यादा वाटर होल्ड करके रख सकती है। और ऐसी जिसकी ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसमें हम धान वगैरह की फसल कर सकते हैं। और जहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, बहुत कम पानी होल्ड कर सकती है, तो वहाँ हम आलू जैसी फसल कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा पर्कुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, पानी रुकेगा नहीं, सीपेज हो जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा। ऐसा करके हम अलग अलग टाइप की क्रॉप अलग अलग टाइप की सॉइल में लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। कितना पानी शुरुआत में डाला, कितना पानी आपको कलेक्ट हो गया, मतलब कितना पानी सॉइल ने होल्ड कर लिया। ये एक्सपेरिमेंट आपको यही समझाता है कि हाउ मच % ऑफ वाटर कैन बी होल्ड बाय द सॉइल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये आपका जो 60 ml है, 60 ml कितनी सॉइल, 60 ml वाटर होल्ड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉइल, 60 ml वाटर होल्ड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉइल, परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 60% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके निकल के आ जाएगी इस सैंपल की। और इसने तो केवल 40 ml होल्ड किया, तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100, 40% इसकी आएगी। तो जिसके सॉइल के पार्टिकल्स मोटे होंगे उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही कम आएगा, जिसके पार्टिकल जितने पतले छोटे होंगे, स्मॉल साइज होंगे, उतना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा आएगा।
इन दोनों सॉइल सैंपल का जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रोड साइड सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम आने वाली है, जबकि इसकी पीएच वैल्यू एल्केलाइन आ रही थी। ध्यान देना, एल्केलाइन आ रही थी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम आएगी। और जो गार्डन सॉइल है उसका पीएच वैल्यू आपका लो आएगा, मतलब वो एसिडिक रेंज में आएगा और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हाई होगी। इस तरह से ये दोनों एक्सपेरिमेंट मर्ज करके आपको एक ही लिखना होता है फाइनल प्रैक्टिकल में। आपको एक क्वेश्चन बना के देंगे, आइडेंटिफाई द पीएच वैल्यू एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन टू सॉइल सैंपल, वन इज द रोड साइड एंड अनदर इज द गार्डन सॉइल। तो आपके प्रैक्टिकल बुक में चाहे ये दो अलग अलग प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जब फाइनल आएगा तो आपको ये दोनों प्रैक्टिकल एक ही एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेंगे। तो आप जब टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आपको दोनों ही एक ही एक्सपेरिमेंट में करके रखना होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। फाइनल प्रैक्टिकल में प्रोसीजर नहीं लिखा जाता, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना रहे हैं उस रिकॉर्ड में आपको प्रोसीजर लिखना होता है। जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें प्रोसीजर लिखिए, जब फाइनल प्रैक्टिकल होता है उस दिन वो प्रोसीजर आपको एकदम एस्केप कर देना, केवल हेडिंग लगा के छोड़ देना प्रोसीजर। एक्चुअली आपको उस दिन करके दिखाना होता है, ना कि लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, फाइनली रिजल्ट बनेंगे और कुछ प्रिकॉशन के रूप में कुछ पॉइंट, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो मैंने आपको अभी समझाते हुए पूरा समझा दिया। समझ में आया? ये आपको एक प्रैक्टिकल आना ही आना है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पीएच का, ये माइनर में आता है। अब मैं आपको आज थोड़ा एक स्लाइड प्रिपरेशन के बारे में समझा देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में वो भी पूछी जाती है। और हम स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप, ऑनियन रूट टिप। तो ये स्लाइड बनाने के लिए आपको थोड़ा टारगेट किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे एक्सटर्नल आते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा शायद ये नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बस केवल आपको कंसेप्ट समझना है कि आखिर इसको करते कैसे हैं। एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपका डर भी निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ओनियन रूट टिप आपको चाहिए, तभी तो आप माइटोसिस निकालोगे। आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना है, स्लाइड प्रिपरेशन करना है, कैसे बनाते हैं स्लाइड और कैसे हम उसमें माइटोसिस ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए ऑनियन की रूट हमको चाहिए। तो ऑनियन तो मार्केट में जो अभी मिलता है वो इस तरह से आपको ऑनियन मिल जाएगा। यहाँ पर उसका स्टेम होता है, 2-4 इस तरह से रूट हो भी सकती हैं, जनरली वो नहीं होती, और ये जनरली ऊपर का कटा हुआ आपको ऐसा पार्ट मिलता है। सबसे पहले हमको इस ओनियन के अंदर ये रूट डेवलप करनी होती है, एकदम ताजा रूट हमको चाहिए इस तरह से। तो ये रूट कैसे डेवलप करते हैं, आपको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है। आपको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है इस तरह से, ठीक है। और इसको बिल्कुल ऊपर तक, यहां तक पानी भर लेना है, नल का पानी भरना है। डिस्टिल वाटर लेने की जरूरत नहीं है, नल का पानी, उसमें मिनरल्स होते हैं जो ग्रोथ करवाएंगे प्लांट को। इसमें नॉर्मल आप नल का पानी भर लीजिए पूरा फुल ऊपर तक। और इस ओनियन को क्या करना है, इसके ऊपर आपको इस तरह से शिफ्ट कर देना है ओनियन को, और 2 आलपिन लगा दीजिए इधर और इधर, ताकि ये इसमें बैलेंस बना रहे। 2 आलपिन इसमें गाड़ दीजिए और इसका जो रूट वाला पार्ट है वो उस पानी में डूबेगा। तो शुरुआत में तो ये रूट आपकी छोटी छोटी है, आप लगभग 5-6 दिन बाद देखेंगे तो ये रूट काफी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, एकदम ताजा ताजा मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है और एकदम फ्रेश ये रूट आपको दिखाई देंगी। लगभग 6-7 दिन लग सकता है, 4-5 दिन लग सकता है, डिपेंड करेगा क्लाइमेट कैसा है, पानी कैसा लिया आपने। तो ये आपको रूट पहले ग्रो करना पड़ता है। इसका मतलब जब प्रैक्टिकल आपका फाइनल हो जाता है कि किस तारीख को प्रैक्टिकल होना है, तो हमको ये ओनियन पहले लगभग 4-5 दिन पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है लैब में। तो ये ओनियन आपका तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस ओनियन की जो आपकी नई नई रूट बनी है
आगे से देखना आप, आगे आगे जो रूट होती है वो थोड़ा लाइट कलर की होती है, यहां से लेके यहां तक एकदम लाइट कलर की सेल आपको दिखेंगी और इधर की थोड़ी डार्क टाइप की हो जाएंगी। आप गौर करके देखिएगा, एक्चुअली ये वो मेरिस्टेमेटिक जोन है जहां पर नई नई सेल अभी बन रही हैं, और ये आपका इलोंगेशन जोन या परमानेंट वाला जोन होता है रूट का। हमको तो ये वाला पार्ट चाहिए जो एकदम ट्रांसपेरेंट लाइट कलर का होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे और उसमें हमने नॉर्मल पानी भरा हुआ है, सिंपल पानी भरा हुआ है सबसे पहले। अब इसको या तो आप ब्लेड की मदद से या कैंची की मदद से, ये छोटे छोटे आगे के जो टिप है, इन टिप को आपको काट के इस पानी में कलेक्ट कर लेना है ताकि ये सूख ना जाए। इस तरह से आपने छोटे छोटे टुकड़े यहाँ कलेक्ट कर लिए। ये लगभग 10-12 टुकड़े, 15-20 टुकड़े आपने कलेक्ट कर लिए। ये हो गया हमारा सैंपल जिसकी सेल में हमको माइटोसिस देखना है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया वो सैंपल। अब ये पेट्री डिश है, अब हमको इसमें स्लाइड बनाने की प्रोसीजर शुरू करना चाहिए। चलिए देखते हैं स्लाइड कैसे बनाते हैं। अभी देखिए ये जो आपने पेट्री डिश में जो आपने रूट कलेक्ट किया है, ये पेट्री डिश में आपने जो अभी रूट कलेक्ट किया है, ये सेल अभी भी लिविंग सेल है और इनमें डिवीजन लगातार चल रहे हैं। अब ये डिवीजन को रोक देना है, तभी तो आपको एक स्पेसिफिक स्टेज में सेल दिखाई देगी, क्योंकि एम फेज में वो सेल है और कोई आपका प्रोफेज है, कोई मेटाफेज है, कोई एनाफेज है, कोई टीलोफेज है, तो जो जहां पर है उसको वहीं स्टॉप करना है। एक्चुअली हमें सेल को रोक देना है फर्दर सेल डिवीजन करने से, कहीं ना कहीं उन लिविंग सेल को नॉन लिविंग सेल में कन्वर्ट करना है, जो जैसी है वहीं रुक जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक अलग से पेट्री डिश लेना है और इस पेट्री डिश में हमको एक केमिकल डालना है। और केमिकल एक नहीं बल्कि 2 केमिकल का एक मिक्सचर आपको डालना है, और वो केमिकल आपका यहां पर रहने वाला है मैथिल एल्कोहल। यहां पर आपको जो केमिकल डालना है, यहां पे जो केमिकल है एक्चुअली इसमें हमने 2 केमिकल मिक्स किए हुए हैं। 1 पार्ट तो इसमें हमने डाला है एसिटिक एसिड का, और हमने इसमें 3 पार्ट डाले हैं मिथेनॉल के, मिथेनॉल। तो एसिटिक एसिड और मिथेनॉल, आपको क्या करना है, एसिटिक एसिड की एक बोतल लेना है, उसमें से 1 ml आपको यहाँ पे डाल लेना है। आप वाच ग्लास ले लेंगे बजाय पेट्री डिश के तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1 ml आपने क्या डाल लिया, एसिटिक एसिड 1 ml, और 3 ml आपको डालना है मिथेनॉल। तो लगभग 4 ml का सॉल्यूशन आपका यहाँ पे बन गया है। ये 4 ml का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, सिंपल। अब यहां से ये आपको या तो ब्रश की मदद से या चिमटी की मदद से एक एक सैंपल उठाना है और इसमें डिप करना है। एक एक उठा उठा के आपको इसमें डिप करना है और ये इसमें तैरते रहेंगे आपके सैंपल, ठीक है। आपने क्या कर दिया, सेल के फर्दर डिवीजन को स्टॉप करने के लिए आपने इनको एसिटिक एसिड और मिथेनॉल के सॉल्यूशन में डाल दिया। इसको बोलते हैं फिक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। सेल को फिक्स कर दिया, जो जिस स्टेज में है वो वहीं के वहीं रुक जाएगी, वो सेल मर जाएगी, और जो आपके क्रोमोसोम जिधर जिस पोजीशन पे है वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 1 घंटे के लिए इनको छोड़ना ही पड़ेगा इस सॉल्यूशन में। हम तो रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 5 घंटे आपको ये छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सेल को अगर आपने रोका नहीं तो जो अभी मान लीजिए एनाफेज में है तो वो कंप्लीट डिवीजन करके आपका न्यूक्लियस पैक कर देगी और फिर आपको वो क्रोमोसोम बिखरे हुए दिखाई नहीं देंगे। इसलिए फिक्सेशन करना एकदम कंपलसरी होता है। आसानी से हो जाएगा। केमिकल कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड है और मिथेनॉल है। हमको लेबोरेटरी में ऑलरेडी इनकी बोतल बनी हुई रखी हुई एकदम तैयार मिलती है। केवल 1 ml ये लेना है और 3 ml ये लेना है। 1/3 का रेशियो यहाँ मेंटेन हम लोग करते हैं। ठीक है, फिक्सेशन हो गया, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समय दीजिए। ये फिक्स हो चुकी हैं आपकी सेल। अब हमें क्या करना है, इनको स्टेनिंग करना है। लेकिन स्टेनिंग करने से पहले हमें एक्चुअली इन सेल को हाइड्रोलाइज्ड भी करना होगा।
हाइड्रोलाइज करना होगा। क्यों, ये थोड़ा समझ लीजिए। अभी आपकी सेल के फिलामेंट कुछ इस तरह के हैं, ये सेल 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 सेल, और ये दोनों, ये सभी सेल आपस में चिपकी हुई हैं एक दूसरे से। अब इनको लूज करना जरूरी है ताकि ये सेल जब हम स्लाइड बनाएं तो ये बिखर जाए, थोड़ा सा ये बिखर जाए, एक दूसरे को छोड़ दें, इनको लूज करना है। और उस लूज करने को ही हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलाइज करना इनको। क्योंकि हमें इसको पिचकाना पड़ेगा, इस छोटी सी रूट को जब हम दबाएंगे तो ये सभी सेल बिखर जाना चाहिए, तभी तो इसके न्यूक्लियस में जो आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे, न्यूक्लियस तो दिखेगा नहीं, तो क्रोमोसोम दिखाई देंगे, तभी तो ये माइक्रोस्कोप, जब आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वो अलग अलग फेज में दिखाई देंगे, कोई प्रोफेज में दिखेगा, कोई मेटाफेज में दिखेगा, कोई एनाफेज में दिखेगा। तो ये सेल आराम से डिटेच हो जाएं, एक दूसरे को छोड़ दें, एक दूसरे को अलग अलग हो जाएं, उसके लिए हमें इनको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोलाइज कैसे करते हैं, वो एक समस्या आ गई। आपको कुछ भी नहीं करना है, जब ये जब फ्रेगमेंट आपके फिक्स हो गए, फिर आपको क्या करना है, एक फिर से वाच ग्लास लेना है और उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना कंसंट्रेट ले लें, बहुत कम कंसंट्रेट होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, आपका सेल एकदम जल जाएगा। तो केवल आपको 1n नॉर्मेलिटी वाला सॉल्यूशन लेना है, बहुत ही सिंपल टाइप का सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमारा जो केमिस्ट्री लैब होता है उसमें 1n की बहुत सारी बोतल रखी रहती है, बायोलॉजी लैब में भी रखी है। तो 1n वाला सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया, यहां से इनको फिर से चिमटी से उठा उठा के इसमें शिफ्ट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको डालना है, उठा उठा के इसमें डालना है। अब इसमें आपको छोड़ देना है लगभग आधा घंटे के लिए, और एसिड में जब डूबेंगी तो वैसे ही सेल एकदम लूज हो जाएंगी, एकदम पिचकी पिचकी ऐसी हो जाएंगी कि थोड़ा सा भी दबाव देंगे तो वो आराम से पिचक जाएंगी। तो ये आपको थोड़ा सा इनकी कंडीशन देखना है कि हाँ सेल अब अलग अलग थोड़ा सा हो सकती हैं, आसानी से लूज हो गई हैं। लगभग आधा घंटे इसमें रखने से आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उनको क्या कर लिया, हाइड्रोलाइज कर लिया, ठीक है। अब यहां से जब ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगी, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके ऊपर चिपका है, आप इनको क्या करेंगे, एक नॉर्मल फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर में इनको फिर से ट्रांसफर करेंगे। आपका काम बस यही है, इनको ट्रांसफर करते जाइए, उठा उठा के, चिमटी से उठा उठा के। अब देखिए लूज हो चुकी हैं, अब थोड़ा सावधानी से उठाना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो नहा के आई हैं। अब इनको पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए, तो पानी में धुल जाएंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके ऊपर से हट जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल पानी है, नॉर्मल वाटर है, उसमें आप इनको वॉश कर रहे हैं। वॉश हो गई बहुत आसानी से। हमने क्या किया, पहले ओनियन की रूट टिप लिया, रूट टिप लेके उनको फिक्स कर दिया एसिटिक एसिड और मिथेनॉल में। फिक्स हो गई तो फिर हमने उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया ताकि वो हाइड्रोलाइज हो जाए। अब हाइड्रोलाइज हो गई तो पानी से धो लिया, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल काम कर रहे हैं हम लोग। पानी से धो लिया। अब धोने के बाद क्या करना है, जो काम हम क्लास 9th में करते थे जब हमने ओनियन पील में सेल देखी थी, बिल्कुल वही काम करना है। आपको क्या करना है, एकदम बढ़िया से साफ वाली आपको एक स्लाइड लेना है, ठीक है। और हमको चूंकि वो सेल में क्या देखना है कि वो जो क्रोमोसोम है वो किस पोजीशन पे है, क्या वो दूर दूर हो गए हैं, क्या वो मेटाफेजिक प्लेट बना रहे हैं, हमको एक्चुअली क्रोमोसोम को देखना है। तो क्रोमोसोम को देखने के लिए हमको एक्चुअली डीएनए को कलर करना पड़ेगा, और डीएनए को कलर करने का एक ही सबसे बेस्ट स्टेनिंग केमिकल होता है, जिसे हम बोलते हैं वो जो स्टेनिंग रिएजेंट होता है जो डीएनए को कलर देता है, उस स्टेनिंग रिएजेंट का नाम है एसीटोकार्मीन। एसीटोकार्मीन ये वो स्टेनिंग रिएजेंट है जिससे हमें अब सेल को कलर करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस स्लाइड के ऊपर ही एक बूंद एसीटोकार्मीन का डाल दीजिए और इसमें उस जो पानी में आपने जो टुकड़े धो लिए हैं एक टुकड़ा उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए, इसमें डुबो दीजिए। एक तो ये तरीका है, या फिर अलग से इस वाच ग्लास में से पानी हटा दीजिए और एसीटोकार्मीन में इनको पूरा डुबो दीजिए।
इसमें एसिटोकार्बिन भर लिया और ये टुकड़े उठा के इसमें डाल दिए, या तो यहीं पे आप स्टेनिंग कर लो इन टुकड़ों को, या फिर एक बूंद एसिटोकार्बिन डाल के एक टुकड़ा यहाँ पे आप डाल लो। अब थोड़ा सा इसको स्टेनिंग होने दीजिए, 1-2 मिनट थोड़ा छोड़िए ताकि वो कलर ले ले इसके डीएनए, ठीक है। उसके बाद एक कवर स्लिप इसके ऊपर रखना है, कवर स्लिप आपने रखा और एक फिल्टर पेपर से इसको ढक देना है, सावधानी से फिल्टर पेपर से ढकना है और धीरे से अपना अंगूठा रखते हुए इसको पिचकाने की कोशिश करो। अब देखिए नीचे स्लाइड है, ऊपर कवर स्लिप है और बीच में आपका मटेरियल है। जैसे ही आप इसको पिचकाएंगे वो हाइड्रोलाइज तो हो गया, तो सेल इधर उधर बिखर जाएंगे। आपके सेल कैसी हो जाएंगी, एक सेल इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, ये ऐसे ऐसे बिखर जाएंगी। ये आपकी कवर स्लिप लगी हुई है। आप पिचकाएंगे तो थोड़ा सा हल्के से उसको टक 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 करके उसको थोड़ा दबा देना है ताकि ये सेल इधर उधर बिखर जाए। हाइड्रोलाइज आपने प्रॉपर किया तो आसानी से बिखर जाएंगे, और ज्यादा तेज दबा दिया तो कवर स्लिप चटक जाएगी। ध्यान से जेंटली ये काम करना है। ये सेल आपके बिखर गई, अब बस सफाई कर लीजिए फिल्टर पेपर से, आसपास का ये आप साफ कर लीजिए और आप इसको माइक्रोस्कोप लगा के जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई सेल जो है वो तो अभी मान लीजिए बिखर रही है, इस तरह से क्रोमोसोम अभी फैल रहे हैं, बिखरे पड़े हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क ही अभी डला हुआ है। फिर आप देखेंगे कुछ सेल ऐसी होंगी जिनमें ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट जैसे बन गई है, कुछ सेल ऐसी होंगी जिसमें एनाफेज शुरू हो गया, ये इस तरह से हो गया, मान लीजिए इस तरह की सेल आपको दिखेंगी। या फिर किसी में ऊपर एक पोल अलग बन जाएगा, नीचे एक पोल अलग बन जाएगा। तो अलग अलग सेल में अलग अलग पोजीशन आपको दिखाई देंगी। आई थिंक आपको क्लास 11th अगर याद हो तो ये थोड़ा देखने की कोशिश करो आप कि ये सेल है, ये अर्ली प्रोफेज में ये आपके डीएनए जो है वो बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। लेट प्रोफेज होगा, अब ये देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई और ये अब अच्छे ढंग से बिखरना शुरू हो गए और क्रोमोसोम आपके थिक हो गए, थोड़ा कंडेंस हो गए। ये मेटाफेज में देखेंगे तो मेटाफेजिक प्लेट इस तरह से एक लाइन में आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे। एनाफेज में देखेंगे तो आधे ऊपर जा रहे हैं, आधे नीचे जा रहे हैं, और इधर आपको थोड़ा सा एनाफेज और लेट देखेंगे तो काफी ऊपर जा चुके हैं, ये काफी नीचे आ चुके हैं। और टीलोफेज में जाएंगे तो ऊपर एक अलग कंडेंसेशन हो गया, नीचे भी अलग कंडेंसेशन हो गया, आपको दो अलग अलग न्यूक्लियस बनना दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बस केवल हमारा काम क्या था, हमारा काम था केवल ये स्लाइड बनाना और उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए तैयार करना। अगर आपने सभी स्टेप फॉलो किए तो बहुत ही शानदार आपकी स्लाइड बन जाएगी। और कोई भी एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, आप खुद हो, जब आप अपनी स्लाइड को देखेंगे तो आपको वाकई में अलग अलग सेल अलग अलग फेज में दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से ये स्लाइड बनाते हैं। 5 नंबर की ये स्लाइड होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, लगभग हर प्रैक्टिकल में इसको जरूर शामिल किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आज के 2 एक्सपेरिमेंट हमारे पूरे हुए। हमने देखा सॉइल पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने देखा कि कैसे हम ऑनियन रूट टिप से माइटोसिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कैसे स्लाइड बना सकते हैं। अब हमारा कुछ छोटे मोटे 2 प्रैक्टिकल और बचे हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। और आपको जो स्पॉटिंग है वो कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्पॉटिंग आती है वो जानेंगे और हमारा प्रैक्टिकल का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 1 या 2 क्लास में हम पूरा प्रैक्टिकल हमारा फिनिश कर लेंगे। तो आज केवल मैं बस यहीं पे रोकता हूँ।